मछली पकड़ने वाली बहू को मिला अंडर वाटर में यूनिक ससुराल। आह, आह, मीरा मेरा बेटा जल्दी से जाल अपनी तरफ खींच, मछलियां फंस चुकी हैं। मीरा आह। जी पिताजी। दम लगाकर हाइशा। इतने में बाप बेटी ज्यादा मात्रा में मछलियों को जाल में फंसाकर बाहर खींच लेते हैं और उसे एक डिब्बे में भर देते हैं। तब पिता बैठ जाता है। पिताजी, ये मछली कैसे तड़प रही है बिना पानी के? क्या ये पानी के अंदर सांस लेती है या पानी के बाहर? अब मीरा बिटिया, मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ नहीं। मैंने तुझे स्कूल भेजा, वहाँ भी ज्यादा नहीं पढ़ पाई। हमने तो यही सुना है कि वो बाहर आकर भी सांस लेती है। नहीं पिताजी, ये पानी के अंदर ही सांस लेती है। ऊपर तो शायद ऐसे ही बच्चे की तरह हंसती कूदती नजर देख पानी में चली जाती है। हो सकता है, पर आज तो इन समुद्र की मछलियों के बारे में इतना क्यों पूछ रही है? ऐसे ही पिताजी, बस मन किया कि इन मछलियों की तरह काश मैं भी समुद्र के अंदर का नजारा देख पाती, उनकी दुनिया देख पाती। ये देखती कि ये मछलियाँ कैसे रहती हैं, कैसे खाती हैं, इनके कौन कौन से दोस्त हैं और अंदर के भी तो पेड़ पौधे होते हैं ना। हाँ बेटा, इन मछलियों की भी अंदर की दुनिया होती है और ये समंदर बहुत गहरा होता है। किसी दिन ये सोचते सोचते तू ये सब देखने मत चली जाइयो, मुझे तो तेरी चिंता होती है। अरे पिताजी, चिंता मत करो, कहीं नहीं जा रही हूँ। बाप बेटी बाजार में मछली बेचने जाते हैं और फिर उन्हीं पैसों से कुछ खाने पीने का सामान घर लेकर आते हैं। जहाँ बूढ़ी दादी सिलबट्टे पर मसाला पीस रही थी। अरे दादी, आप क्या कर रही हो? मना किया है ना आपको ये सब काम करने के लिए। आप आराम किया करो, बस आपकी पोती सब कुछ कर लेगी। और आज तो मछली भी ज्यादा निकली है, मछली चावल खाएंगे। ठीक है मेरी गुड़िया। पिता सारी मछलियां एक तरफ रखता है, वहीं बेटी हाथ पांव धोकर खाना बनाने लगती है। कुछ ही देर बाद सब लोग खाना खाते हैं। हरिया सो जाता है। मीरा दादी के बगल में लेटे हुए कहती है, दादी मैं रोज पिताजी के साथ मछली पकड़ने जाती हूँ, पर ऐसी बात आज ही मेरे मन में आई है कि मछली की तरह अगर मैं भी पानी के अंदर होती तो वहाँ की दुनिया कितनी सुंदर होती है, ये जान पाती। क्या ऐसा कभी कोई इंसान पानी के अंदर की दुनिया देखकर आया है? चल, आज मैं तुझे श्री कृष्ण के द्वापर युग के द्वारका नगरी के बारे में बताती हूँ। एक समय की बात है जब द्वारका नगरी समुद्र के भीतर समा गई। भगवान श्री कृष्ण की वो नगरी आज भी समुद्र के नीचे है। कहते हैं वहाँ अब भी मंदिर है, महल है, सब कुछ, पर एक श्राप के कारण उनकी नगरी समुद्र में समा गई। सच में दादी, पानी के नीचे घर लोग कैसे रहते थे? वो समय ही कुछ और था, अब तो हम सिर्फ सपना देख सकते हैं। दादी, क्या मैं भी एक दिन पानी के नीचे जा सकती हूँ, वहाँ के घर देख सकती हूँ? मैं सो गया था लेकिन तो फिर से वही वाली बातें करने लग गई। पानी के नीचे कोई नहीं रह सकता और वहाँ सांस कैसे लेंगे? लेकिन मौका मिला ना दादी, मैं वहाँ जरूर जाऊंगी। आज की कहानी पूरी हो गई, अब सो जा तू, और तेरे ख्वाब बड़े अनोखे हैं। इतना कहकर सब सो जाते हैं। सपने में मीरा महारानी की तरह कपड़े पहनकर पानी में चल रही होती है। वाह, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पानी के अंदर की दुनिया देख पाऊंगी, और वो भी इतनी सुंदर। मैं तो आराम से सांस ले पा रही हूँ और जमीन पर चलने जैसा पानी में भी चल रही हूँ। पिताजी भी ना, वाह कितनी प्यारी मछली है। सुबह होती है। दादी मीरा को उठाती है। मीरा बेटी, उठ जा, सुबह हो गई है। अपने पिताजी के साथ समंदर पर जा, जरूर ये पानी के अंदर का सपना देख रही होगी। इतने में दादी लोटिया का थोड़ा सा पानी मीरा के चेहरे पर छिड़क देती है और मीरा उठ जाती है। अरे अभी तो मुझे पानी की और गहराई में जाना था। दादी आप अगर पानी के अंदर का सपना देख लिया हो तो मीरा बेटा उठ जाओ। तेरे की, सच में मैं पानी का सपना देख रही थी, वो डायलॉग था। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, सपने में ही सोच रही हूँ मैं। उफ, मेरे सपने। दादी आप थोड़ा इंतजार करो, मैं फटाफट चाय बनाती हूँ। मीरा फटाफट झोपड़ी के पीछे बने छोटे गुसलखानों में नहाकर आती है और फटाफट झाड़ू लगाकर चाय बनाकर दादी और पिता को दे देती है। दरअसल माँ बीमारी के चलते 4 साल पहले गुजर चुकी थी। अब दादी और पिता ही उनका ख्याल रख रहे थे और तीनों एक दूसरे की दुनिया थे। लेकिन अब उनकी दुनिया में एक और शख्स आने वाला था। मीरा समंदर के किनारे अपने पिताजी के साथ मछुआरे का जाला फेंक कर मछलियां पकड़ती है और पिता बाजार जाकर उन्हें बेचने चला जाता है। और अभी मीरा समंदर के किनारे थी। बड़ी देर हो गई, अभी तक एक भी मछली नहीं आई है सुबह के बाद। मीरा इतना कहती है कि गांव में सिग्नल्स की वजह से हितेश भटक जाता है और मीरा की बात सुनकर जवाब देता है।
तुम लोगों का यही काम है ना, मासूम मछलियों को इस मोटे से जाल में फंसाना और बेच देना। अरे उन्हें भी तो अपनी जिंदगी जीने दो, पानी के अंदर की। तो और तुम होते कौन हो मुझे ये हिदायत देने वाले? हम मछुआरों का काम ही यही है। एक तो वैसे भी मछली पकड़ में नहीं आ रही है। हाँ वो तो दिख रहा है। लाओ मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। जैसे ही जाल फेंकूंगा मुझे देखकर सारी लड़कियां मतलब मेरा मछलियां जल में खींची चली जाएंगी। पहले वाला सही था, लड़कियां पागल होंगी। मछली इतनी पागल थोड़ी है कि तुम जैसे के पीछे आए। ओह रियली? अब तो मैं मछली निकाल कर ही रहूंगा। हितेश मीरा से जाल लेकर समंदर में फेंकता है तो एक भी मछली जाल में नहीं फंसती। वो दोबारा कोशिश करता है, इतने में उसी का पैर जाल में फंस जाता है और वो डूबने लगता है। अरे बचाओ बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता, मुझे बचाओ। हे भगवान, ओहो ये तुमने क्या किया? जब कुछ आता जाता नहीं है तो हीरो बनना जरूरी था क्या? मीरा तुरंत समंदर में कूद कर उसको जाल समेत बाहर लेकर आती है और जाल से बाहर निकालती है। हितेश खांसते हुए मुंह से पानी निकालता है। अरे बाप रे, बाल बाल जान बची। अरे तुम ठीक तो हो? जब कुछ आता नहीं है तो हवाबाजी करनी जरूरी थी। तुम तो रहने दो, जान बचाने के लिए थैंक्स। ये कहकर हितेश वहां से चला जाता है। कुछ दिन के लिए वो गांव में ही था। 2 दिन बाद फिर हितेश की मुलाकात समंदर के किनारे मीरा से होती है, जहां वो ढेर सारी मछलियां जाल में फेंक कर पकड़ रही थी और मछलियां ज्यादा फंसने की वजह से बाहर आ नहीं रही थी। तो हितेश उसकी मदद करता है और ढेर सारी जाल में मछलियां फंस जाती है। तुम यहाँ कैसे? वैसे मदद करने के लिए शुक्रिया। ठीक है, उस दिन तुमने मेरी मदद की, आज मैंने तुम्हारी मदद कर दी, हिसाब बराबर। वैसे जाने के बाद मेरी याद तो नहीं आई थी? तुम कोई शाहरुख खान हो जो मुझे तुम्हारी याद आएगी? कपड़े और बातों से तो तुम यहाँ के नहीं लगते। हाँ, क्योंकि मैं छुट्टी मनाने के लिए अपने दोस्त के इस गांव आया हूँ। वैसे तुम्हारा नाम? मीरा नाम है मेरा, और तुम्हारा? इस तरह हितेश भी अपना नाम बताता है। दोनों मुस्कुराते हैं, बातें करते हैं, नजरें मिलती हैं। 2-4 दिनों में दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। कुछ दिन बाद वही समंदर का किनारा, लेकिन इस बार सूरज डूब रहा है। मीरा फिर से जाल डाल रही होती है, तभी पीछे से वही आवाज आती है। इस बार मछली नहीं, मैं फंस गया हूँ मीरा। समुंदर में? नहीं, तुम में। मीरा चौंकती है। मीरा, बात यहाँ तक पहुँच गई है कि मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकता। घर वालों को तुम्हारे बारे में बता दिया है। उस दिन गया था तो कुछ छोड़ गया था यहाँ पर, दिल। तो आज क्यों आए हो? तुम्हारा हाथ मांगने। मीरा शर्मा कर भागती है तो हितेश उसके पीछे पीछे आता है। तभी हितेश मीरा पर जाल फेंक देता है, जिससे वो उसमें फंस जाती है। पहले तुमने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया और अब मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। हितेश जाल निकाल देता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। समंदर की ऊंची लहरों की आवाज जोर से सुनाई दे रही थी। इस बीच हरिया आता है। अरे मेरा बिटिया, ये लड़का कौन है? तब हितेश हरिया के पैर छूता है, घर जाकर दादी से मिलता है और अपने परिवार वालों को भी गांव बुलाता है। इसके बाद लड़की का व्यवहार देखकर सास ससुर शादी के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन इस बीच जेठानी और नंद मुंह फुलाकर रहती हैं। देखते ही देखते दोनों की शादी हो जाती है और विदाई के समय। मेरी बच्ची, तुझे अपना जीवन साथी मिल गया। सबका ख्याल रखना, सबको खुश रखना। मुझे तेरी बहुत याद आएगी। मुझे भी आपकी और पिताजी की बहुत याद आएगी। तो हमारी चिंता मत कर मीरा, बस सबको खुश रखना। पिता अपने आंसू छुपाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है और दिल पर पत्थर रखकर बेटी को ससुराल के लिए विदा कर देता है। बहू अपने आलीशान ससुराल में आ जाती है, जहां अवंतिका मीरा का जोर शोर से गृह प्रवेश करती है। हितेश बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। बहू तो बहुत प्यारी है। लगा ही नहीं था मुझे कि इतनी संस्कारी सुशील बहू मुझे मिलेगी। माँ जी, आपको ये कहाँ से संस्कारी सुशील लग रही है? सिर्फ इसलिए कि ये गांव से आई है। देवर जी को तो कुछ नहीं पता और आपने उनकी बात मान ली। माँ, मेरे फ्रेंड और हमारे रिश्तेदार क्या सोचेंगे कि आपने एक मछुआरे की बेटी को इस घर की बहू बना दिया? सब हंसेंगे। वही तो, आपको तो हमारे स्टेटस की परवाह होनी चाहिए थी। ये मछली पकड़ने वाले की बेटी को आप घर में ले आए। भाभी, मीरा मेरा प्यार है, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? अरे तो अपने स्टैंडर्ड की लड़की से प्यार करते ना कि गांव की मछुआरे की लड़की से। बस बहुत हो गया। उसे भी अपनी जिंदगी का फैसला लेने का हक है, और जब हम दोनों मान गए हैं तो तुम्हें क्या एतराज है? इस बात को एक्सेप्ट कर लो। अब वो भी इस घर की बहू है। अब इसे भी भाभी बोलना पड़ेगा। सच बताओ, कहीं तुमने मेरे अमीर भैया को देखकर पैसों के चक्कर में फंसा तो नहीं लिया? वैसे भी फंसाने में तुम एक्सपर्ट होगी, मेरा मतलब मछलियों को। ये सुनकर मीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पूजा,
इनसे मेरी जैसी भी बात हुई है। मैं बहुत अच्छे से जानती थी कि ये बहुत अमीर घर के हैं, लेकिन मैंने मना किया पर यही नहीं माने। रही पैसों की बात तो मुझे इसका लालच नहीं है, सब मोह माया है। देखा, सुन लिया बहू के बारे में। हर गरीब लालची नहीं होता है। बहू तो इन बच्चों की बात मत सुन, आराम कर। सास की बात सुनकर मीरा पति के साथ अपने कमरे की तरफ बढ़ती है, जहां अपने चारों तरफ रोशनी और सुंदर सी पेंटिंग्स अपने ससुराल को देखकर हैरान हो जाती है। उसका कमरा भी बहुत सुंदर था। अगले ही 2 दिनों में वो अपनी पहली रसोई की रस्म खूब अच्छे से निभाती है। गांव का स्वाद वाला खाना खिलाती है और फिर सास उसे मोटे मोटे गहने पहना देती है, क्योंकि मुंह दिखाई में काफी औरतें उसे देखने जो आई थी। बहू सोफे पर बैठी थी और चारों तरफ फूलों की सजावट थी। अरे वाह, कितनी सुंदर बहू है। और सलीका देखो कैसे चुपचाप बैठी है, जैसे रॉयल फैमिली से हो। पर आप सबको बता दूं, ये मछुआरे की बेटी है, एक्टिंग तो करेगी ही रॉयल होने की। शालू बहू, तुम्हें ये बात कहने की क्या जरूरत थी? तो क्या हुआ माँ, जो सच है वो सच है। मुझे तो लगता है समुद्र की तरफ रहती थी तो पानी वाला काम करेगी, जैसे बाथरूम की टाइल्स चमकाने का काम। क्या तेरी बड़ी बहू तो इतने अमीर घर की है, तो छोटी बहू को समुद्र से उठाने की क्या जरूरत थी? पर बहू बड़े घर की हो या गांव की, ये समुद्र की तरह दिखने में सुंदर है तो सुशील भी होगी। कुछ लोग बातें बनाते हैं तो कुछ मीरा की तारीफ करते हैं, और फिलहाल उसकी मुंह दिखाई की रस्म करके तोहफे देकर चले जाते हैं। मीरा अपने ससुराल की जिम्मेदारी अच्छे से संभालती है। एक दिन बंगले के गार्डन एरिया में सुबह के 11 बजे मीरा अपनी सास, नंद और जिठानी के साथ चाय पी रही होती है, तभी पड़ोसन आ जाती है। अरे अवंतिका, दिन गुजर गए, तू अपनी बहू को रस्म करवाने नील विला नहीं लेकर गई, कब दिखाएगी उसे वो? नील विला वो क्या होता है? अब कुछ नहीं, बस एक पुराना फार्म हाउस है। मिसेस गुप्ता, आप अपने काम से काम क्यों नहीं रखती? और मीरा, तुम्हें सुनने की क्या जरूरत है सब कुछ? वही तो, वैसे भी वहाँ कुछ नहीं है, बस नाम के लिए है। अरे तुम उसे अंडर वाटर ससुराल के बारे में क्यों छुपा रहे हो? बहू को पता चलेगा कि उसका यूनिक ससुराल है तो खुश हो जाएगी। मिसेस गुप्ता, आप चुगली करना, बीच में टांग अड़ाना, फालतू की अपनी मतें देना, ये सब आदत कभी नहीं बदलने वाली, राइट? हमें अपनी बहू से जब जो कहना होगा कह देंगे। आई थिंक यू शुड गो। माँ जी, क्या वो जगह सच में है? क्या हम वहाँ जा सकते हैं? वक्त आने दो बहू, वहाँ जाना एक रस्म से जुड़ा है, जल्दी ही तुम्हें सब कुछ पता चलेगा। शाम को बहू दही भल्ले, पूड़ी, कचौड़ी ट्रेडिशनल खाना बनाकर सबको देती है। वाह बहू, तुमने खाना तो बहुत अच्छा बनाया है। हाँ, ये तो है। मुझे तो सबसे ज्यादा टिक्की पसंद आई और ऊपर से अनारदाना बहुत पसंद है। थैंक यू जेठ जी। मुझे तो कुछ इतना खास नहीं लगा। पता नहीं आप लोग इस मछली पकड़ने वाली लड़की को सर पर क्यों चढ़ा रहे हैं। पूजा अब कुछ नहीं हो सकता, ये इस घर की सदस्य बन चुकी है। बकवास बंद करो दोनों। तुम दोनों को समझ नहीं आता क्या? क्यों बार बार उसे नीचे दिखाते हुए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती हो? तुम्हारे साथ इस घर में ऐसा हुआ है क्या जो तुम उसके साथ कर रही हो? माँ जी, मैं रिच फैमिली से आई हूँ, मेरे साथ ऐसा थोड़ी हो सकता है। भाभी, अगर वो रिच फैमिली से नहीं आई, लेकिन अब रिच फैमिली की सदस्य है, तो उतनी इज्जत देनी होगी ना। बेटा बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब बहू को अंडर वाटर ससुराल ले जाना चाहिए और वो रस्म भी करवा देनी चाहिए। अंडर वाटर ससुराल, ये तो वही जगह है जिसके बारे में सुबह माँ जी बात कर रही थी। ये जगह कहाँ पर है पापा जी? बहू सबर करो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। 2 दिन में अंडर वाटर ससुराल में जाने से पहले घर में नील बंधन की पूजा की तैयारी होती है। चारों ओर सफेद नीले फूलों की सजावट थी। मीरा को सुबह सुबह खास पूजा के लिए तैयार किया गया था और वो हल्की नीली सिल्क की साड़ी में, माथे पर बिंदी, गले में नीले मोतियों की माला पहनकर आती है। माँ जी, ये सब उसी रस्म के लिए हो रहा है? हाँ बहू, दरअसल हमारे घर की एक बहुत पुरानी परंपरा है नील बंधन। हर नई बहू को इसे निभाना होता है। क्या करना होगा माँ जी? तुम्हें हमारे जलमय वंश के प्रतीक स्थल पर जाना होगा। अंडर वाटर वाला विला, वही है तुम्हारा असली यूनिक ससुराल। अरे यार, डरो मत मीरा, ये तुम्हारे सपनों जैसा ही है, सच में। सास मीरा के हाथों में एक नीला धागा देती है जो वचन और विश्वास का प्रतीक होता है। पापा छत पर चलो, चौपर आ ही गया होगा। सभी लोग छत पर जाते हैं। बहू की बड़ी सी सुंदर छत को देखकर हैरान हो गई थी और अब जब हेलीकॉप्टर आता है उसमें सब बैठ जाते हैं, तब भी वो हैरान थी। बाप रे, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं हेलीकॉप्टर में बैठूंगी।
ओ, गरीबों की ख्वाहिश पूरी हो रही है, झटका तो लगेगा ही। कुछ घंटे के बाद उनका हेलीकॉप्टर एक प्राइवेट आइलैंड पर आता है। हेलीकॉप्टर से उतरते ही मीरा हैरान, चारों तरफ नीला समंदर, सफेद रंग और बीच पर एक सीक्रेट सुरंग देखती है। तो माँ जी, क्या ये सच है? हम समंदर के नीचे जा रहे हैं? हाँ बेटी, आज से तुम केवल इस घर की बहू नहीं, इस वंश की रक्षक भी हो। सबमरीन में सब बैठ जाते हैं। ये देख मीरा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। चारों तरफ पानी, बड़ी मछलियां, ऑक्टोपस, जलपरियां जैसी संरचनाएं, कांच से बाहर उसे सब कुछ दिखाई देता है। मम्मी जी, पापा जी, बहुत डर लग रहा है, कहीं इसका दरवाजा खुल गया और हम सब पानी में डूब गए तो? बहू डरो मत, हम काफी बार यहाँ से आते जाते हैं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैडम घबराइए मत, अंदर पूरा ऑक्सीजन सिस्टम, ग्रेविटी कंट्रोल और फिल्टर्ड हवा है। आई न्यू इट, ये गंवार मछली पकड़ने वाली लड़की ऐसी हरकत जरूर करेगी। वैसे समुद्र में मछलियाँ पकड़ती है और अब इसे पानी से डर लग रहा है। माँ भी ये फट्टू है बहुत ज्यादा। आई डोंट थिंक माँ ये अपने यूनिक अंडर वाटर ससुराल की रखवाली कर पाएगी और बहू होने का फर्ज निभा पाएगी। अरे तुम दोनों का मुंह बंद होगा या नहीं? कब से मेरी बहू के बारे में बातें बोले जा रहे हो? बस हम पहुंचने ही वाले हैं। वाह, शादी से पहले मेरा सपना था कि मैं पानी के अंदर की जिंदगी देखूं और भगवान ने मेरा ये सपना भी पूरा कर दिया इस ससुराल में भेजकर। और मेरा एक यूनिक अंडर वाटर ससुराल भी है। वाह, कितनी सुंदर मछलियां और समुद्री पौधे हैं। अब सबमरीन एक सुरंग के भीतर हाईटेक अंडर वाटर विला के अंदर आती है, जहां ऑटोमेटिक स्कैनर से डोर खुलता है और वो सब बाहर आते हैं और अवंतिका अपनी बहू का गृह प्रवेश करती है। तो बता बहू, कैसा लगा तुझे अपना अंडर वाटर पानी का ससुराल? माँ जी, अभी तो बस मैं सबमरीन में बैठकर अंदर आई हूँ। ये एक्सपीरियंस बहुत नया है। मैं इतनी खुश हूँ कि माँ जी मेरे पास शब्द नहीं है। चलो बहू, अपना अंडर वाटर ससुराल देख लो। तब सास ससुरों से पूरा शीशे से बना यूनिक ससुराल दिखाते हैं, जिसके अंदर सुंदर सुंदर रूम है और आराम से रहने के लिए एयर सिस्टम, किचन, टीवी, टेक्नोलॉजी सब मौजूद है। शीशे की दीवार पर नीले समंदर के जीव जंतु, सुंदर रंग बिरंगी मछलियां, डॉल्फिन, ऑक्टोपस, अनेक चीजें दिख रही थी। बहू, ये है तुम्हारा असली ससुराल, नील जल के बीचों बीच। ये तो स्वर्ग है माँ जी। बहू, तुम्हें जो नीला धागा दिया था वो इस स्तंभ पर बांधने की रस्म के लिए था, इसीलिए अब रस्म पूरी करो। बहू ये नीला धागा प्रतीकात्मक स्तंभ पर बांधती है। इसका मतलब पता है बहू? विश्वास, जिम्मेदारी और अपनापन इस नीले धागे का प्रतीक है। इस रस्म से तुम हमारी परंपरा का हिस्सा बन गई हो। अब तुम इस जलमय कुल की रक्षक हो। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाऊंगी। अब यहाँ आई हो तो कुछ बनाकर खिला भी दो। हाँ, पर यहाँ मछलियाँ देखकर शीशा मत तोड़ देना, पता चले मछली फ्राई ही बना दो। माँ जी, क्या पानी के नीचे की किचन में गैस सिलेंडर या मिट्टी का चूल्हा होगा? मैं कैसे खाना बनाऊंगी? अरे बहू, यहाँ सारी सुख सुविधाएं हैं, चिंता मत कर। हाईटेक किचन है, फुली ऑटोमेटिक, वाटर प्रेशर सीलिंग सिस्टम, पारदर्शी दीवारों के बाहर तैरती जलजीव, गार्डन जहाँ बिना मिट्टी के पौधे उगते हैं। वाह, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि पानी के अंदर भी मैं अपने ससुराल में इतना सब कुछ टेक्नोलॉजी देख सकती हूँ। चौंकती ही रहोगी या कुछ पका कर भी दोगी? बातों से तो पका दिया है। अवंतिका बहू को रसोई में ले जाती है और वहां की परंपरागत लेकिन आधुनिक तरीके से बनने वाली समुद्री झील का पौधा देती है। मीरा खुद सब्जी काटती है और सब्जी ऑटोपेन में जाती है। सेंसर पकने का समय बता देता है। इलेक्ट्रोथर्मल प्लेट्स पर खाना पक जाता है। कुछ ही देर में नील पूड़ी और समुद्री सब्जी परोसती है, जिसे खाते ही घर वाले खुश होते हैं और खाना खाते वक्त समंदर का नजारा देखते हैं। डॉल्फिन स्टार पर दिखाई देते हैं। वाव, ये नजारा काफी ज्यादा अच्छा है। दादी सही कहती थी, पानी के नीचे भी जिंदगी होती है, लेकिन आज के जमाने में होगी। द्वापर युग की तरह ये नहीं पता था। मुझे पता था तुम खुश जरूर होगी। वैसे तुम पानी के बाहर निकलकर बिना शीशे के सामने से इन सबको देख सकती हो, एकदम दिलपरी की तरह। सच्ची हितेश जी, फिर तो मैं ये भी देखना चाहती हूँ। अरे देखो जरा, मछुआरन रानी को अब खुद को जलपरी समझकर समुद्र की सैर करना चाहती है। दिखती मासूम है लेकिन चाहते बहुत कुछ है इसकी। वही तो भाभी, मुझे तो लगता है इसका मकसद ही यही था कि ऐसे घर में आए, पर ये नहीं जानती कि इसको अपनी सोच के अनुसार वैसे भी ससुराल मिल जाएगा।
जेठानी जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि बस पैसों के पीछे पीछे मैं अंडर वाटर ससुराल में आ गई, जबकि मुझे कुछ पता भी नहीं था? हाँ भाभी, मैंने भी इसे कुछ नहीं बताया। या अरे बस करो तुम लोग, खाना खा लिया ना, अब आराम करो। पिताजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शालू पूजा, अब तुम दोनों में मीरा को कुछ भी कहना छोड़ दो, वो भी इस घर की बहू है। या सभी अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं, जहां पर नजारा बहुत सुंदर लग रहा था। रात में लाइट बंद हो जाने के बाद लाइट वाली स्टारफिश भी दिखाई देती हैं। अगली सुबह होती है। शीशे से धूप की रोशनी नहीं बल्कि नीले पानी की झलक घर में आ रही थी। शालू सुबह सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाती है, जो कि किसी को पसंद नहीं आता। वहीं मीरा के हाथ का नाश्ता खाकर शालू को छोड़कर लगभग सब तारीफ करते हैं, जिससे वो चिढ़ जाती है। ये मीरा खुद को समझती क्या है, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। आज नहीं तो कल मैं इसे सबक सिखा ही दूंगी। और शालू भाभी, इसमें मैं आपके साथ हूँ। इतने में किशोर सबको लिविंग रूम में बुलाता है। अरे बच्चों, मैं सोच रहा था अब अंडर वाटर ससुराल में आए हैं तो मस्ती ही कर लेते हैं। आज मूवी नाइट का प्लान बना लेते हैं। कल सुबह डाइविंग करेंगे और परसों कोई और एक्टिविटी। हाँ पापा, इसमें तो बहुत मजा आएगा। हाँ, मैं तो पॉपकॉर्न रेडी कर दूंगा। क्या मतलब, यहाँ पर मूवी थिएटर में जहाँ पर बड़े से पर्दे पर पिक्चर देख सकते हैं? हाँ बहू, हाँ, कितनी मासूम और अच्छी है। तेरी यही मासूमियत मुझे बहुत पसंद है। हाँ, जैसे कि मैं तो काटने को दौड़ती हूँ ना माँ जी। आपको कुछ कह रही है क्या बहू? नहीं माँ जी, मैं क्यों कुछ कहने लगी, सब ठीक तो है, बढ़िया है। इसके बाद वो अंडर वाटर के यूनिक ससुराल के थिएटर रूम में जाते हैं, जहाँ फैमिली पॉपकॉर्न खाते हुए मूवी नाइट एंजॉय करती है। आगे मूवी चल रही थी और पीछे बैकग्राउंड में अनेक प्रकार की जीव जंतु मछलियां तैर रहे होते हैं। अपने ससुराल के साथ इस तरह माहौल को एंजॉय करके मीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो डिनर बनाती है और शालू खाने को खराब करने जाती है, लेकिन अवंतिका के आ जाने से शालू कुछ नहीं कर पाती। अगले दिन सब लोग स्कूबा डाइविंग का ऑक्सीजन सिलेंडर वाला स्विमिंग सूट पहनकर स्कूबा डाइविंग के लिए निकल जाते हैं, जिसे समीर गाइड करता है। सामने से गुलाबी डॉल्फिन और समुद्री जीव देखकर मीरा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। भाभी, मैं सोच रही थी कि उसका ऑक्सीजन सिलेंडर मास्क हटा देते हैं, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। नहीं पूजा, अगर ये ज्यादा हो गया तो उसकी जान भी जा सकती है। इतना नहीं, बस सबक सिखाना चाहती हूँ। इसके आते ही माँ जी पापा जी मुझे भूल गए और बस मीरा बहू करते रहते हैं। अरे, आपका समंदर में एक जगह रहना ऐसे ठीक नहीं है, साथ साथ चलिए वरना गड़बड़ी भी हो सकती है। तब गाइड समीर सबको स्कूबा डाइविंग करवाकर वापस अंडर वाटर यूनिक ससुराल में ले आता है। फिर जेठानी और नंद मीरा को फंसाने के चक्कर से कंट्रोल पैनल में आते हैं, जहां से ऑक्सीजन का फ्लो घटाया बढ़ाया जा सकता था। भाभी, ये इल्जाम उस पर लग तो जाएगा ना? हाँ, लग जाएगा। हम पलट जाएंगे कि हमें तो यहाँ का सिस्टम मालूम है। ये पहली बार अंडर वाटर ससुराल में आई है तो जरूर इसने ही कोई छेड़छाड़ की होगी और सब इस पर भी विश्वास करेंगे। ठीक है भाभी, बस थोड़ा सा ही ऑक्सीजन कम करना है, कहीं हम सबकी जान खतरे में आ जाए। तुम चिंता मत करो पूजा, मैं बस थोड़ा सा ही करूंगी। शालू पूजा कंट्रोल पैनल से छेड़छाड़ी कर देती है, जिससे ऑक्सीजन का फ्लो ज्यादा ही धीमा होने लगता है और दोनों वहां से निकल जाती हैं। लेकिन पूरे अंडर वाटर ससुराल में रेड सायरन का अलार्म बज जाता है, जिससे सास ससुर को भी सांस की कमी महसूस होती है और वो अपना गला पकड़ लेते हैं। वहीं कबीर भी खड़े खड़े कम ऑक्सीजन के साथ बैठ जाता है। अरे, मुझे सांस नहीं आ रही है, यहाँ कोई प्रॉब्लम हो रही है। बेटा, जरूर ऑक्सीजन के साथ कुछ हुआ है, कंट्रोल रूम में जाना होगा। मुझे भी सांस नहीं आ रही है ठीक से। मैं जाता हूँ। माँ जी, पापा जी, जेठ जी, दीदी, वो कंट्रोल पैनल कहाँ है? मैं जाती हूँ। अरे बहू, वहाँ इमरजेंसी ऑक्सीजन सिलेंडर है, उस कांच वाले बटन को दबा दो, हथौड़ा से तोड़ के सब ठीक हो जाएगा, वरना हम सब के सब इस यूनिक ससुराल में पानी के नीचे खत्म हो जाएंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अंडर वाटर ससुराल में सबकी हालत खराब हो रही थी। मीरा जैसे जैसे कंट्रोल रूम में जाती है और उस बटन को ढूंढती है, फिर हैमर से कांच तोड़कर बटन दबा देती है, जिस घर में इमरजेंसी ऑक्सीजन सिलेंडर रिलीज होने लगती है और सब लोग नॉर्मल होते हैं। मीरा सबको पानी पिलाती है। शुक्र है बहू, तूने हम सबकी जान बचा ली, वरना आज हम सब यहीं पानी के नीचे दफन हो जाते। नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए। भला मैं अपने परिवार को कुछ कैसे होने दे सकती थी, पर ये हुआ कैसे? मैं बस सीसीटीवी फुटेज चेक करके आता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है देवर जी, ये सब मैंने किया है। भाभी, आप सारा इल्जाम अपने ऊपर मत लो, इसमें मैं भी पूरी की पूरी जिम्मेदार हूँ। क्या?
मैंने बस थोड़ा सा मजाक किया था कि ऑक्सीजन फ्लो कम करने से मीरा पर इल्जाम आएगा और आप डांटोगे, लेकिन ये इतनी ज्यादा भयंकर सिचुएशन हो जाएगी अंदाजा नहीं था। मीरा भाभी हमें प्लीज माफ कर दो, वरना सब मुझे गुस्सा रहेंगे। काम ही ऐसा किया है तुम दोनों को, शाबाशी तो मिलने से रही। आपने जो किया वो पूरे परिवार के लिए घातक साबित हो सकता था, लेकिन आप जेठानी जी मुझसे बड़ी हैं। जैसे पानी की गहराई में मछलियां रहती हैं, वैसे ही मेरे दिल की गहराई में आप सब रहते हैं। इसीलिए दीदी मैंने आप दोनों को माफ किया, जो हो गया भूल जाइए, अब नई शुरुआत करते हैं। सच में तुम बहुत अच्छी हो, छोटी होकर भी बड़प्पन दिखाया और सिचुएशन भी कंट्रोल कर ली। इसके बाद अवंतिका, किशोर भी पूजा और शालू को फटकार कर माफ कर देते हैं और सब अंडर वाटर ससुराल में खुशी खुशी अंडर वाटर एक्टिविटी करके वापस समंदर की दुनिया से बाहर के ससुराल में पहुंच जाते हैं।